ये चेयर ले लो सर, इधर की कर लो सर। व्हाट्सएप कर दिया मेरे को। हाँ कर दिया। आगे सर स्टार्ट हो गया। ठीक है।
नमस्ते, नमस्ते सभी को। मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? थम्स अप इसको डालना है, ठीक है। एक बार अपडेट रहना। सभी को नमस्कार। आज हम एनईपी के अंतर्गत जो हमने पंचपदी पद्धति ली है, शिक्षण पद्धति, आज इस पर परिचर्चा करेंगे। वस्तुतः हम सभी जानते हैं कि अभी हमारी जो नूतन शिक्षा नीति है, वह नई शिक्षा नीति 2020, उसके अंदर कई तरह की अधिगम पद्धतियाँ बताई गई हैं, शिक्षण पद्धतियाँ हैं। उनमें एक प्रमुख रूप से जिसका वर्णन हमें मिल रहा है और जिस पर बहुत देशव्यापी बात चल रही है, वो है पंचपदी। तो आखिर क्यों पंचपदी अधिगम पद्धति को हमें कक्षा शिक्षण में अपनाना चाहिए? क्यों वर्तमान समय में यह पंचपदी अधिगम पद्धति प्रभावी हो सकती है? हमारी एनईपी इस पद्धति के बारे में इतने विशेष रूप से क्यों बल देती है? थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं। उस पर बढ़ने से पहले हम थोड़ा एनईपी की ओर बढ़ते हैं कि आखिर एनईपी कैसे कॉन्टेक्स्ट सेट करती है, पृष्ठभूमि कैसे बनता है पंचपदी के बारे में। आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा और स्क्रीन देखें तो आप देखेंगे कि जब नई शिक्षा नीति की बात होती है तो उसके प्रस्तावना में ही दूसरी लाइन में ही ये बात कही जाती है कि प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज द की टू इंडियाज कंटिन्यूड एक्सेंट एंड लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चर प्रिजर्वेशन। तो अब देखिए बहुत तरह के गोल यहाँ पर लिया गया है। एक शिक्षा नीति जो भी बनती है वो राष्ट्र के एक लंबे समय में जो उनके एक दीर्घगामी लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति के लिए बनाई जाती है। तो इस बार नई शिक्षा नीति में जो देश ने जो राष्ट्र ने जो अपने लक्ष्य रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले। साथ ही इंडियाज़ कंटिन्यू एक्सेंट एंड लीडरशिप की तरफ वो बढ़ पाए और ग्लोबल स्टेज पे बढ़ते हुए वो कहाँ पहुँचे कि वैश्विक स्तर पर वो अपनी एक पहचान बनाए। इन द टर्म ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ करते हुए कैसे? तो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के साथ। और क्या? तो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो इस देश में। साथ ही इसके साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेशनल इंटीग्रेशन की भी बात हो। और उसके साथ-साथ जो एक महत्वपूर्ण और जो नया टर्म है, वो आया हुआ है कल्चरल प्रिजर्वेशन की, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इन सब चीज़ों के साथ ही नहीं जाएँगे, हम अपने पृष्ठभूमि को भी बहुत ही मजबूती के साथ उसको संरक्षित करेंगे और आगे अन्य जनरेशन के पास ले जाएँगे, यानी नहीं। साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने और भी कुछ लाइन हाइलाइट की हुई है, आप इसे देखें, जब हम पढ़ेंगे तो कि पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड ऑफ कोर्स एन्जॉयबल। कि हमारी पेडागोजी कैसी हो? तो हमारी पेडागोजी कुछ इस तरह की हो कि वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवात्मक शिक्षण पर बल दे। ठीक है, होलिस्टिक हो, समग्र विकास की हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड हो, एक-दूसरे के साथ समन्वित है, जुड़ी हुई है, इंक्वायरी ड्रिवन हो, जब हम बढ़ें तो बच्चों में एक जिज्ञासा परक रहे, बच्चे क्या है कि ऐसे जिज्ञासु बने जो बार-बार नई चीज़ों को सीखने के प्रति आगे बढ़ते रहें। डिस्कवरी ओरिएंटेड हो,
खोज विधि का भी पूरा प्रश्रय मिलना चाहिए, लर्नर सेंटर। और ये सब करने के साथ-साथ हमें ध्यान रखना है कि वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। जिसके साथ हम कार्य कर रहे हैं, अगर उस पर ही वो केंद्रित नहीं है, तो ऐसी कोई भी पेडागोजी किसी काम की नहीं होगी, ठीक है? साथ ही डिस्कशन बेस्ड हो, फ्लेक्सिबल तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की कक्षाएँ कितने विविध पृष्ठभूमि में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में किसी भी पेडागोजी का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है एंड ऑफ कोर्स एन्जॉयबल अगर नहीं होगा, तो फिर वो पेडागोजी किस तरह की होगी, ठीक है? सो अगर हम बात कर रहे हैं सीखने की, तो सीखना एन्जॉयबल हो, सीखना आनंददायक हो। और साथ ही यहाँ आगे एनईपी हमारी बात करती है, एजुकेशन मस्ट बिल्ड कैरेक्टर, enable learners to the ethical, rational, compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment. कि शिक्षा हमारी इन सब चीज़ों की वृद्धि तो करे ही, बिल्ड करे, निर्माण करे, ठीक है? और साथ ही वह रोजगार परक भी हो। तो रोजगार परक शिक्षा की भी हम बात करते हैं। साथ ही यह पॉलिसी बात करती है बहुत ही अच्छे से कि पर्पस द रिवीजन एंड रिवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन स्ट्रक्चर, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG 4, while building upon India's tradition and value system. इस पॉलिसी का जो पर्पस है वो रिवीजन और रिवैम्पिंग का है, और किस तरह से, तो सभी एस्पेक्ट्स में है, सभी तरह समग्र विकास की ओर हम देख रहे हैं। और किस तरह से वो एजुकेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले, इंक्लूडिंग इट्स रेगुलेशन पर भी बहुत सारा काम करते हैं कि किस तरह ये रेगुलेट होती है, ठीक है? एंड क्रिएट अ न्यू सिस्टम दैट्स अलाइन विद द एस्पिरेशनल गोल, और एक नए सिस्टम को बिल्ड करने पे, क्रिएट करने पर हम बात कर रहे हैं, जो 21st सेंचुरी की शिक्षा की व्यवस्था के साथ हो। इसी पॉलिसी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक बात आती है निकल कर, और ये बात है पेज नंबर 5 पर, आप खुद भी विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे, द रिच हेरिटेज ऑफ एंसेंट एंड एटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट हैज बीन अ गाइडिंग लाइट ऑफ दिस पॉलिसी। The pursuit of knowledge, gyan, wisdom, pragya, and truth, satya, was always considered in Indian thought and philosophy as the highest human goal. सो ह्यूमन गोल के हाईएस्ट ह्यूमन गोल पे हम बात कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ बात होती रही, ठीक है, ज्ञान, ज्ञान आखिर शिक्षा किस उद्देश्य में हो? शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? क्या सिर्फ इतना ही कि व्यक्ति शिक्षित हो जाए? नहीं। तो एक बड़ा निकल कर आया था कि शिक्षा जो हो हमारी कैसी हो? ज़रूरत को पूरा करती हो, रोजगार परक शिक्षा हो, ठीक है। लेकिन जब नई शिक्षा नीति बात करती है, तो उस रोजगार परक शिक्षा से भी आगे बढ़ने की वो बात करती है कि जो ह्यूमन का एक हाईएस्ट जो गोल होता है, उस तक वो पहुँचे। कैसे पहुँचे? तो जो आज तक का जो ज्ञान है उस पर, और विजडम, प्रज्ञा की बात करते हैं तो सत्य के साथ, इन तीनों को मिलाकर जो भारतीय दर्शन के त्रिस्तंभ हैं, उनको वो लेकर बात करते हैं और कहते हैं कि इनके द्वारा हम उस हाईएस्ट गोल तक पहुंचेंगे। इसी पैराग्राफ में नीचे आते हैं तो कहते हैं, द रिच these rich legacies to world heritage must not only be nurtured and preserved for posterity, but also researched, enhanced, and put to new use through our education system. वो कहते हैं जो हमारी ये लेगेसीज रही है, ये पूरे वर्ल्ड हेरिटेज मस्ट नॉट ओनली बी नर्चर्ड, ये सिर्फ ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम इसको में सिंचित करते रहें, इसे सिर्फ हम संरक्षित करते रहें, ऐसा नहीं, बल्कि हम इस पर बात करने के साथ-साथ हम इस पर रिसर्च करें, इसको एनहांस करें और न्यू यूज़ थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम, और अपनी शिक्षा व्यवस्था में कुछ इस तरह से लाएँ कि हमारे लिए मूलभूत रूप से कुछ कारगर साबित हो। आज तक क्या होता रहा है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि कैसे कितना उपयोगी रहा है। पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें रिसर्च करने की बात करती है और उसे और एनहांस करने के लिए उपयोगी बनाने पर कार्य करती है। तो जब हम इस तरह की बातें जब हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी से सुनते हैं, तो समझ आता है कि ओके, हमारी अपनी शिक्षण व्यवस्था भी कुछ ऐसी हो, जो हमारी ही शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत निकली हुई हो, हमारे यहाँ जो प्राचीन काल से जो शिक्षण परंपरा चली आ रही है, वहाँ से। तो प्रश्न ये उठता रहा है कि क्या ऐसा नहीं रहा है? या पहले से इस तरह का शिक्षण व्यवस्था नहीं रही है? तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रही है कि ऐसी शिक्षण व्यवस्था नहीं रही है। शिक्षण व्यवस्था रही है, पर क्लासरूम में जो हम पढ़ाते आए हैं और जिस तरह की ट्रेनिंग हमें मिलती रही है, वो ट्रेनिंग थोड़ी अलग रही है। तो जिस तरह से हम सीखते आए हैं, हमने आगे वही बढ़ाया है। अगर हमारा प्रशिक्षण
अन्य तरह से होगा तो डेफिनेटली हम उस तरह से आगे प्रशिक्षित कर पाएंगे। बस यही विशेष है और इसी चीज पर हम आगे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं इस ओर और पंचपदी के बारे में थोड़ी बात करते हैं और विशेष रूप से। और बैकग्राउंड मैंने आपसे साझा किया है कि जो हमारा नेशनल गोल है वो कैसा है, तो इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज ऑफ सोसाइटी की बात करता है और ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर होने की बात करता है। साथ ही पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या है, तो गुड ह्यूमन बींग्स कैपेबल हो और रैशनल थॉट एंड एक्शन के साथ हो। और रूटेडनेस की बात होती है तो भारतीय जड़ों में जो व्याप्त है उसको दार्शनिक दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए शोध के द्वारा और वैज्ञानिक दृष्टि के साथ सब तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के इस ज्ञान मीमांसा की बात करें तो वहाँ आता है प्रमाण, स्मृति और ट्रेडिशन ऑफ क्वेश्चनिंग। ये पहले से ही आता है। प्रमाण देखें तो 4 प्रमाण की बात होती है। ठीक है, और जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण दिए जाते हैं। स्मृति को हम कहें तो एंशिएंट इंडियन एम्फेसिस ऑन स्मृति, हम बहुत प्राचीन काल से स्मृति कहते हैं, स्मृति की बात करते हैं। स्मृति और ट्रेडिशन ऑफ क्वेश्चनिंग, इन दोनों पर कार्य करना है। स्मृति का संदर्भ सिर्फ इतना नहीं है कि हम सिर्फ रट कर किसी चीज को जो हम बताते हैं सिर्फ उतना ही नहीं है, धारण करना भी स्मृति का ही एक अंग है। तो सिर्फ कोई चीज रट कर दूसरों को बता देना नहीं, हम धारण कितना करते हैं और धारण के साथ ही हम उसके अर्थ के विश्लेषण के साथ नया और क्या बनाते हैं, ये स्मृति का ही उन्नत स्तर होता है। अगर स्मृति में कोई विषय है ही नहीं तो फिर वो धारण का कोई प्रश्न ही नहीं है, और धारण नहीं है तो फिर उसको आप आगे कैसे लेकर जाएंगे, उस पर विश्लेषण कैसे कर पाएंगे, संश्लेषण कैसे कर पाएंगे, नई चीजें कैसे निकल कर आएंगी। तो ये सारी स्मृति के हैं। साथ ही वो बात करते हैं ट्रेडिशन ऑफ क्वेश्चनिंग की। बहुत प्राचीन काल से ही जो हमारे यहाँ है वो प्रश्न पूछने को, आज हम कक्षाओं में विद्यार्थियों को कहते हैं तुम प्रश्न पूछो। अब प्रायः इसमें उदासीनता भी दिखने को मिलती है। ये सब कुछ शिक्षक पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य तौर पे देखें तो ऐसा है। तो आखिर फिर कैसे? तो उस प्रश्न पूछने की परंपरा को और ज्यादा बढ़ाना होगा, वो सीखने को। विद्यार्थी अगर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो सारी गतिविधियां उसी के अंतर्गत आने लगेंगी। वो खोज परक शिक्षा की बात हो, डिस्कवरी लर्निंग की बात हो, इंक्वायरी की बात हो, या और भी बहुत सारी पेडागोजी की। तो कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट तक जाने के लिए, जो कुछ हम ठीक से देख नहीं पाते, ऐसे भी सूक्ष्म चीजों को समझने के लिए बहुत सारे प्रश्न की आवश्यकता है। विद्यार्थी जब कक्षा में प्रश्न पूछ रहे होंगे तभी जाके शिक्षक भी उसका निराकरण कर पाएंगे। और इस प्रश्न पूछने के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं पंचपदी की ओर। और ये प्रश्न पूछना आखिर कैसे निकल कर आता है? ठीक है, पंचपदी पर जब हम बात करते हैं तो आखिर ये बात भी आती है कि पंचपदी कहाँ से आते, प्रकट कैसे हो गया, और पंचपदी की पृष्ठभूमि क्या होगी। तो पृष्ठभूमि में हमें पंचकोश दिखता है, जो कि भारतीय आयाम से देखें तो ये कुछ 5 कोश की बात हम करते हैं। और इस 5 कोश को संदर्भ के साथ अगर हम देखेंगे तो अलग अलग स्थितियों में पाएंगे। अगर हम इनके शाब्दिक अर्थ के साथ जाएंगे तो ये कुछ आपको दिख रहा होगा कि अन्नमय कोश की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ शरीर के आसपास के विकास के साथ है। पर अगर हम विस्तार में देखेंगे तो अन्नमय कोश वो हर एक ऑब्जेक्ट जो कंक्रीट है, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसे हम देखते हैं, तो वो सभी अन्नमय कोश के अंतर्गत आएंगे। प्राणिक विकास प्राणायाम प्राणमय कोश के अंतर्गत आता है, जिसमें जीवन की ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? अगर हम देखें तो हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हम ठीक से देखेंगे और अनुभव करेंगे तो पाएंगे श्वास। इसी श्वास का दूसरा नाम प्राण है। और ये प्राण हम जितना ज्यादा धारण करते हैं उतना ही हमारा विकास होता है। बुद्धि की भी बात होती है कि अगर प्राण का ठीक से संचालन है, प्राण अगर ठीक से संचालन है तो बुद्धि भी ठीक से कार्य कर रही होती है। तो प्राणिक विकास हो तो प्राणमय कोश हो। और प्राणमय कोश पर जब हम बात देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि ओके, हमारे आसपास ये जो जीव जंतु जगत है ये सब कुछ प्राणमय कोश के अंतर्गत आता है। लाइफ फोर्स है, जीवन का बल है जो आगे बढ़ाने की ओर प्रेरित करता है। पर इससे जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं इन कोश के अंतर्गत तो देखने को मिलता है कि ओके, जीवन में सिर्फ इतना ही नहीं है कि अन्नमय और प्राणमय तक स्थिर रह जाए, और एक मनोमय कोश भी दिखता है। ठीक है, पाश्चात्य
दर्शन काफ़ी मन की बात स्वीकार नहीं करता, वो बहुत इसको अलग से व्यवहार का विज्ञान कहता है, ठीक है। पर मनोमय कोष क्या है कि मन के अंदर जो चल रहा है वही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आकर व्यवहार में प्रकट होता है। अगर हम मनोमय कोष इस मानसिक विकास पर अगर हम कार्य करते हैं, तो व्यवहार में परिणत होता है और व्यवहार में परिणत होने के बाद से वो शिक्षा के जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वहाँ पहुँचने में वो साधक बनता है। वस्तुतः इसी मनोमय कोष को ही मन यानी बुद्धि से भी हम ग्रहण करते हैं। विज्ञानमय कोष ऐसा कोष जो उस मन को बहुत वैज्ञानिक तर्क के आधार पर स्पष्ट करता है। उस द्रवीभूत मन को ही वो नहीं मानता है, बल्कि वो कहता है कि अगर मन है, तो उसके कुछ अपने लक्षण होंगे। अगर उसको किस तरीके से देख पाएँ, कैसा? विज्ञान में कोष हो। बौद्धिक विकास के और उन्नत स्तर की बात करता है, ठीक है? जब मनोमय कोष से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो एक बहुत ही उन्नत स्थिति होती है और तब हम विज्ञानमय कोष के अंतर्गत पाते हैं। आनंदमय कोष वस्तुतः सभी अगर शिक्षा व्यवस्था या जितने भी हमारे पास लर्निंग के स्टेप्स हैं, वो लगभग यहाँ तक आकर रुकते हैं। पर अपना भारतीय दर्शन ही कहता है कि ओके, सिर्फ विज्ञानमय कोष के अतिरिक्त भी हम आगे बढ़ना चाहिए और वो है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष कि चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लें, कितना भी हम कुछ प्राप्त कर लें और उस प्राप्ति का आधार अगर आनंद नहीं बन पाया, अगर इस तरह के हम विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाए, तो कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि वो प्राप्ति भी सब कुछ बनने के बाद एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाती है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ हर एक प्रश्नों के उत्तर हों, ऐसा जो मन में यानी इस मनुष्य जीवन में हमारी जो बुद्धि मिली है, उस बुद्धि में आने वाले वो सभी प्रश्न उत्तरित हों, वो चाहे व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हों, आवश्यकताओं से जुड़ी हों या उसके गहन अध्ययन से जुड़ी हों और इसीलिए ये कोर्स विशेष हो जाते हैं। और यही कोर्स पृष्ठभूमि बनाते हैं पंचपदी की। तो एक बार और इसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो एनईपी में पंचपदी को कुछ किस तरह से बताया गया है? तो एनईपी कहते हैं कि पंचपदी आप सब जान ही रहे हैं कि पंचपदी की जब हम बात करते हैं तो 5 पद हैं, पद स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं और वो सीढ़ियाँ कैसी हैं? तो अदिति प्रथम है, बोध दूसरा है, इसके बाद हम तीसरी सीढ़ी की ओर बढ़े तो वो अभ्यास है, चौथा प्रयोग है और पाँचवाँ प्रसार है। एनईपी में ये बात बहुत बल देकर कही जा रही है कि हम अपने शिक्षण पद्धति में पंचपदी का प्रयोग करें। क्यों करें? इसके लिए मैंने एनईपी के ही उस प्रस्तावना वाले अंश को आपके साथ शेयर किया था। कि एनईपी किस-किस तरह से ये वर्णन करती है कि हमें अपनी उन प्राचीन चीज़ों को सिर्फ़ बात तक सीमित नहीं रखना है। हमें उस पर शोध करना है, उसमें वैज्ञानिकता ढूँढनी है, वहाँ से नई चीज़ें निकाल कर ले आनी है। और इसीलिए हमारी शिक्षण पद्धति भी कैसी हो? तो शिक्षण पद्धति ऐसी हो जो यहीं से रूटेड हो, भारत की हो। भारत की होगी, तो भारत की व्यवस्थाओं के साथ-साथ वो जो हम वैश्विक लक्ष्य देख रहे हैं, उस पर बात कर पाएगी क्योंकि हमारा बहुत प्राचीन काल से जो हमारा लक्ष्य है, वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम रहा है। अगर सोच हमारी संकीर्ण होती, तो इतना बड़ा हम लक्ष्य कभी भी विश्व को नहीं दे पाते, वसुधैव कुटुंबकम की। तो जहाँ पर व्यापकता है, जहाँ पर विशालता है, तो वहाँ से निकली हुई कोई अगर शिक्षण पद्धति होगी, तो वो इसकी बात करेगी। तो अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार कैसे हमारे शिक्षण पद्धति में आ पाएँगी, कैसे क्लासरूम में बच्चे इसको लेकर जा पाएँगे, ये हम सभी एजुकेटर्स को कहें तो निर्धारित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। अगर हमारे प्रशिक्षण में ये सम्मिलित ही ना हो, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कक्षा तक जाएगी? नहीं। डाइट मोटिव इसी को सुनिश्चित कर रहा है कि आज के जो प्रशिक्षणार्थी हैं और आज का जो शिक्षण है, यानी प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला जो प्रशिक्षण है विशेष रूप से, उनमें ये सम्मिलित हो। नव शिक्षा नीति की जितनी भी अभी प्रासंगिक परिचर्चाएँ हैं, उनसे बच्चे सीख सकें, उन पर वो बात करें और यही हम सब एजुकेटर्स मिलकर सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है। अदिति, क्या है आखिर अदिति?
तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपके होगा, द टीचर इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट टॉपिक बाय एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद द चाइल्ड्स प्रायर नॉलेज। ओके, वैसे तो देखें तो ये कुछ भी नया नहीं होगा, लेकिन नया कैसे हम सोच पाएंगे कि पेडागोजी ही है। और शिक्षण के देखें तो ये शिक्षण सूत्र है। पेडागोजी की जब हम बात करते हैं तो वो ग्रीक से निकल कर आता है, और ग्रीक में किन परिस्थितियों से निकल कर आता है हम सभी को पता है। पर जब हम अदिति की बात करते हैं और इस पंचपदी की, तो नैषधीय चरितम में सबसे पहले वर्णन मिलता है हमें अदिति, बोध, आचरण और प्रसार का। और आज के संदर्भ में इसको उसमें और एक्सटेंशन देते हुए बीच में प्रयोग दिया गया है। तो उस समय नैषधीय चरितम में जब अदिति, बोध, अभ्यास और प्रसार की बात आती है, उसमें और ज्यादा वैज्ञानिकता यहाँ पर जोड़ी गई है। आज के समय में इस प्रयोग का जो एक टर्म हम इस पंचपदी में देख पा रहे हैं, ये उस लक्ष्य को बता रहा है कि हमने कैसे प्राचीन ज्ञान को रेफरेंस देते हुए, संदर्भ देते हुए, और उसमें आज के 21st सेंचुरी के हिसाब से क्या आवश्यक है, उस अंग को समाहित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए ये 5 पद बनते हैं। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो वहां पर 4 ही हैं, अदिति, बोध, अभ्यास और प्रसार। ठीक है, पर प्रयोग भी उसी का अंश है, और प्रयोग किस तरफ दृष्टि देता है हम सब जानते हैं। ठीक है, सो अदिति कि जब हम बच्चे को प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करते हैं, ओके, होना क्या है, हम पहले भी तो कनेक्ट करते ही थे और आज भी कनेक्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। पर जब हम पहले कनेक्ट करते थे और आज कनेक्ट करते हैं, तो दोनों के शिक्षण पद्धति में विशेष तौर पे कुछ अलग से नहीं आएगा, लेकिन नाम जरूर जाएगा, और ये जो नाम अदिति जाएगा, वहां अपने आप ये स्टैब्लिश होगा, ओके, अदिति का भी कोई अर्थ है। सबसे प्रारंभ में की जाने वाली गतिविधि अदिति है, और वह इस शिक्षण को जोड़ती है, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहायक बनाती है जो बच्चे पहले से सीख कर आ रहे हैं, उनका जो पूर्व ज्ञान है। जब हम उसके साथ बात करते हैं तो बच्चों के अंदर एक बोध उत्पन्न होता है, और इसी तरह से हमारा जो विषय है वो विषय भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, और शिक्षण के साथ साथ अधिगम भी साथ साथ आगे बढ़ता है। जब हम कक्षा में बार बार बोध की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे बोध ये अपने आप में निकल कर आएगा कि बोध हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर वहीं से बात निकल कर आएगी, ओके, क्वेश्चनिंग, क्या कारण रहे। नहीं हुआ तो क्या फिर से कहीं कोई कारण रह गया, उसको जांचना, देखना। अगर बच्चों में कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो वो फिर उसके लिए हम क्या क्या विधियां अपनाएंगे, वो 21st सेंचुरी के हिसाब से हम सब समझ ही रहे हैं। ठीक है, प्ले, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन और रीडिंग, और बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं और इसके थ्रू ही वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ये बोध कहलाता है। बोध जब किसी विषय की समझ बन जाए। अभ्यास, शास्त्रों में बात आती है बिना अभ्यास से विषम विद्या। विद्या, विद्या और सूचना, ये दोनों बहुत ही पृथक है, दोनों बहुत ही अलग अलग है, इन दोनों में बहुत भेद है, डिफरेंस है। तो विद्या, वो शक्ति, वो बल, वो ऊर्जा, वो भी अगर अभ्यास न करें तो विष हो जाते हैं। इसीलिए अभ्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। तो जब हम पाठ्य योजना या जब हम शिक्षण की बात कर रहे होंगे तो उसमें वो प्रैक्टिस जाएगा। किस तरह से जाएगा, तो किस तरह से उसको स्ट्रेंथिंग करेंगे, स्किल थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के साथ। हम इसमें समूह कार्य करा सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। रिपीटिशन की पर्पसफुल जो है वो हो, न कि वो मैकेनिकल हो। अभ्यास ऐसा हो जो उस बोध को और विस्तार दे, बच्चों की जो समझ है वहां पर उसको और आगे बढ़ाने में मदद करे। और इसी में एक नया चरण आता है प्रयोग की, एप्लीकेशन की। जब अभी तक के समझे हुए विषय को अभ्यास करने के बाद जब बच्चे इस तरह से पाते हैं खुद को कि ओके, इसमें से हम कुछ और भी विषय निकलता है क्या, कुछ इसी और तरह से हम इसको जांच सकते हैं क्या, अब वही है वो प्रयोग। वो खुद भी जांच कर देखेंगे, और शिक्षक यहाँ पर कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जहां पर बच्चे वो पहले सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग में लेकर आएंगे। अप्लाइंग द एक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग इन द चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ। और ये कैसे हो पाएगा, थ्रू एक्टिविटीज एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स।
तो बच्चों को हम शुरू से ही छोटे-छोटे प्रोजेक्ट देंगे ताकि उन्हें प्रयोग करने की एक समझ विकसित हो। सीखने की विधि आ गई तो सीखना बहुत सरल हो जाएगा। सीखते कैसे हैं? अगर ये हम समझने लगे तो बहुत आसान है सीखना। तो बच्चे अगर छोटे-छोटे एक्टिविटीज़ अगर शुरू से कर रहे हैं, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट शुरू से कर रहे हैं, तो उन्हें ये समझ आएगा कि हम प्रयोग करके सीखते हैं, जाँचते हैं, परखते हैं। कोई भी ज्ञान है जो है उसे हम सीधे-सीधे मान नहीं लेते हैं, बल्कि हम जानते हैं। जानने की ओर बढ़ते हैं। कैसे? तो जानने की ओर बढ़ने के अपने कुछ स्टेप्स होते हैं और वही सारे स्टेप्स हम इस प्रयोग में करते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है? ये जो पहले की जो लर्निंग है, वो एक लाइव एक्सपीरियंस में बदल जाती है। जब प्रयोग करके बच्चे सीखते हैं, तो उनके चेहरे पे उत्साह अलग ही होता है। और इसीलिए पंचमदी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है और ये चरण आज के 21st सेंचुरी के हिसाब से, ये पहले वाले में नहीं था, ठीक है? प्रसार प्रसार कि जब तक जो भी कुछ भी बच्चे ने सीखा है, प्रयोग भी करके देख चुका, अनुभव में भी आ गया, अब ये है कि बाह्य जगत में उसको वो बार-बार अनुभव करे, देखे कहाँ वो इस ज्ञान को जोड़ सकता है, इस ज्ञान से जुड़ी हुई और कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ और उसको विस्तार दे सकते हैं, ये उसका प्रसार है। प्रसार का एक दूसरा अर्थ होता है प्रवचन और स्वाध्याय। जो कुछ भी उसने सीखा है, वो अपने साथियों के साथ शेयर करे। जो कुछ भी सीखा है, वो कहीं और बताए। जिनको नहीं पता है, उनके साथ साझा करे और ऐसा करते-करते, प्रसार करते-करते, ये प्रसार अपने आप में बहुत विस्तार लेता है। ये प्रसार की जो यात्रा है वो अपने आप में कई सारे प्रश्न उपस्थित करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर स्वतः प्रकट होते हैं और नहीं तो वो जिज्ञासा बन के किसी न किसी के द्वारा जान लिए जाते हैं। या कह लें कि हम इसको जानने के लिए किसी और के पास अपने से ज़्यादा जो जानकार हैं उन तक हम पहुँचते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है, ये पाँचों चरण। अब 5 चरण इतने मुख्य चरणों की बात तो आ जाती है। ओके। जब हम अभी तक जो कुछ भी हम जितने भी सारी मेथोडोलॉजी, पेडागोजी जो बात करते आए हैं या अलग-अलग टीचिंग के कह लें कि स्टेप्स के जो हम फॉलो करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो सब भी अपनी जगह पर उन्होंने अपना अच्छा कार्य किया हुआ है और उनका प्रयोग करते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जो हमारी शिक्षण व्यवस्था वर्तमान में जो प्रचलित रही है, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि में वही सब है। लेकिन बात हो रही है उससे भी आगे बढ़ने की। तो उससे आगे बढ़ने की तब हो पाएगी जब हमारा अपना तंत्र हो, अपनी व्यवस्था हो। कहते हैं ना कि सब कुछ अगर रेंटेड ही है, तो उस तरह से फिर वो क्या होगा? अगर कोई चीज़ विस्तार देनी है, तो फिर वो अपनी होनी चाहिए। अपनी होगी, तो उसको फिर आप और ज़्यादा विस्तार दे पाएँगे। यहाँ यही बात होती है। तो शिक्षण पद्धति में भी ये लागू होता है। कहते हैं कि जब हम पंचपदी पर बात करेंगे, देश बात करेगा और बार-बार इन टर्म्स पे बात करेंगे, तो ये टर्म्स अपने आप में सीखने की ओर बढ़ाने वाले हैं। ये टर्म्स बहुत ही सहज हैं और ये भारतीय दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर बोध किसी 5 साल के बच्चे को 5 साल का बच्चा मैं कह रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, किंतु अगर 5वीं कक्षा के बच्चे को अगर हम कहें बोध, तो वो उसको समझ जाएगा। बोध से अवबोध बनता है। बोध से बोधि वृक्ष बनता है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएँगे, तो समझ आएगा ओके बोध क्या होता है। ऐसे ही आगे प्रयोग है, प्रसार है। प्रसार बेसिकली जो है वो कॉम्पिटेंसी के साथ ठीक से अलाइन होता है और यहाँ पर आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटे फ़ॉन्ट में है। तो प्रसार ही आगे जाके एक्सपेंशन देता है और ये अपने को बनाता है स्वाध्याय और प्रवचन में, ठीक है? इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे कभी और आगे कि कैसे पंचकोश जो है वो पृष्ठभूमि बनी, कैसे पंचपदी उसका मार्ग बना, यानी वो रास्ता दिखाता है और उसमें हमारी जो भूमिका है वो कि एट द हार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन और किस तरह से करना है, तो होलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे फैसिलिटेटर की भूमिका में जाना है, ठीक है? जिससे कि जो है हम अच्छे से कंटेंट को ट्रांसमिटेड कर पाएँ, ठीक है? तो ये कुछ पंचपदी पर मैंने आप सबके साथ साझा किया। आज जो विषय रह गया है वो ये है कि लेसन प्लान के अंतर्गत ये पंचपदी कैसे आएगा, ठीक है? पर अगर यहाँ पर जो मैं समझ पाया कि और जो मैंने आपसे बात करने की कोशिश की, अगर हम पंचपदी की पृष्ठभूमि जानते हैं, पंचपदी को ठीक से समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम उसे पाठ्य योजना के साथ भी लागू कर पाएँगे। सबसे विशेष बात ये है कि वर्तमान की जितनी पुस्तकें हैं
वो सभी पंचपदी को आधार मानकर ही बनाई गई हैं। और ऐसे में अभ्यास के लिए सिर्फ विषय के बाद जो एक अभ्यास के प्रश्न दिए रहते हैं, सिर्फ वहीं जगह मिलेगी ऐसा नहीं है। अगर हम वर्तमान में जो पुस्तकें विकसित हो गई हैं, उनके किसी कंटेंट को देखेंगे, तो पाठ के बीच में भी आपको बार-बार अभ्यास के लिए अवसर मिल जाएँगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि ये है। सबसे एक कमाल की चीज़ ये है कि हायरार्की नहीं है पंचपदी में और ये पृष्ठभूमि में हायरार्की नहीं होने से होता है। चूँकि हमारे पंचकोश जो हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति एक-एक करके ही आगे बढ़ेगा और एक के विकास के बाद ही दूसरा विकास होगा, ऐसा हार्डनेस नहीं है। इस तरह से मतलब कोई हम कह लें कठोर व्यवस्था नहीं है। बच्चे अलग-अलग प्रतिभाशाली होते हैं, अलग-अलग प्रतिभा अपना प्रदर्शन करते हैं। तो हो सकता है कोई नन्ही कक्षा का विद्यार्थी हो, छोटी कक्षा का विद्यार्थी हो, ठीक है, उम्र उसका में बहुत ही छोटा हो वो, लेकिन उसका बोध का स्तर बहुत अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि वो सोचने की समझ और किसी विषय पर अपनी बात रखने की उसकी कला, वो और विस्तार के साथ बताती हो कि जो बालक है, वो चीज़ों को कितने अच्छे से समझता है और उसे कितने अच्छे से व्यक्त करता है। तो पंचकोश को और थोड़ा गहन में हम जाएँगे, जब अवसर मिलेगा और पंचपदी में आज तो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जब भी अवसर मिलेगा, तो हम आप सबके साथ मिलेंगे, फिर से बात करेंगे और कुछ वो और ज़्यादा प्राचीन संदर्भों को लेकर आएँगे, साथ ही और पृष्ठभूमि में हम बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आधार समझ पाएँ। आधार स की समझ होगी, तो आगे मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो पंचकोश से जो हमें विज़न मिला हुआ है, पंचपदी उस पाथ को पूरा करती है। ठीक है? सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुभम भवतु।